हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो क्वेश्चन करते हैं 101 नंबर से। यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो पिछली वीडियो में हमने स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपके पास रैम और कैश से रिलेटेड है। कैश मेमोरी और रैम से, ये भी स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो आज के टॉपिक में हमारे क्वेश्चन रहेंगे कैश मेमोरी के, ठीक है, और रैम से रिलेटेड। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से ये काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, इसमें कहा है एक्ट एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया, यानी स्टोरेज एरिया है, टेम्परेरी है और हाई स्पीड। ठीक है, और यूज करा जाता है बिटवीन द मेमोरी। मेमोरी मतलब हम रैम को बोलते हैं, मेन मेमोरी नॉर्मली वर्ड इसके लिए। तो बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू, सीपीयू और मेमोरी के बीच में है, और टेम्परेरी हाई स्पीड है। इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि इंप्रूव हो जाए प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो वो डिवाइस हमारी क्या होती है? तो ये डिवाइस हमारी कैशे मेमोरी कहलाती है। देखो बेसिकली जो हमारे पास कैशे मेमोरी है, तो ये किस तरह से हमारे पास काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर है हमारे पास, जैसे ये सीपीयू है, ठीक है, और ये हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में हम यहाँ पे कैशे मेमोरी रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मेन मेमोरी है, यहाँ पे कैशे मेमोरी है, इसका साइज एमबी में रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये है, इधर से डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, सेम इधर होता है। डायरेक्ट भी कर सकती है, सीपीयू मेन मेमोरी से भी डायरेक्ट जा सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमारे पास, जैसे हार्ड डिस्क होती है वो टीबी में आती है, जीबी में आती है, और जीबी में भी 520 से कम क्या ले रहे हैं आजकल। ठीक है, तो 500 जीबी के करीब तो हम लेते ही हैं। ऐसी मेन मेमोरी 4 जीबी, 2 जीबी, ठीक है, 4 जीबी, 8 जीबी, इस तरह से हम यूज कर लेते हैं। अब देखो जितना बड़ा साइज होगा, उससे डेटा सर्च करना उतना ज्यादा टाइम लेगा। भाई एक एरिया इतना बड़ा है और एक एरिया इतना बड़ा है, तो डेटा को सर्च करने में बड़े एरिया में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम एरिया छोटा करते रहते हैं, लेकिन हमें स्टोर फास्ट करने के लिए, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कम करने के लिए, तो हम एक मेमोरी हायरार्की बना लेते हैं। फिर हमारे पास जो है, हमें डेटा ज्यादा भी चाहिए, तो हम मेमोरी हायरार्की में ज्यादा डेटा वाले को दूर रखते हैं, सीपीयू से कम साइज वाले को नजदीक रखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास करंटली यूज होता रहता है उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। इसका साइज बेसिकली एमबी में, केबी में हम इस तरह से रख लेते हैं। बेसिकली नॉर्मली एमबी में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से डेटा जो हमारे पास ज्यादा यूज हो रहा है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसके भी लेवल होते हैं, आप कैश मेमोरी भी लेवल में यूज कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ से कैसे डेटा आएगा, इसमें किस तरह से जाता है, तो कैसे मेमोरी के कुछ मैपिंग टेक्नोलॉजी यूज करती है कैसे मेमोरी, जिसमें हमारे पास मैपिंग होती है कि एक तो डायरेक्ट मैपिंग होती है। ये मैपिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज करी जाती है कि जब हम कैसे मेमोरी में डेटा लेके आते हैं सीपीयू, वो मेन मेमोरी से, और सीपीयू फिर उसको किस तरह से फाइंड करता है, तो डायरेक्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लेता है। या हमारे पास जो होती है, एक होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मैपिंग। तो एसोसिएटिव मैपिंग जो होती है, उसमें हम बेसिकली इसको फुली एसोसिएटिव भी बोलते हैं या एसोसिएटिव भी बोलते हैं। एक होती है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो सेट एसोसिएटिव को हम के वे सेट एसोसिएटिव या एम वे सेट एसोसिएटिव भी बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी होती है जिनके द्वारा हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब देखो डेटा अगर हमारे पास कैसे में ही मिल गया, हम मान लिया शुरू में कैसे में डेटा सर्च करते हैं,
तो उसमें मिल गया तो उसको बोलते हैं हम हिट रेशो, अगर नहीं मिला तो मिस रेशो। अगर इसी तरह से हम अगर रैम और हार्ड डिस्क के बीच की बात करें, तो अगर हमारे पास डेटा रैम में मिल गया, मान लिया हम रैम में सर्च करें, तो वो हमारा रैम का हिट रेशो हो जाएगा। अगर रैम में नहीं मिला तो हम फिर हार्ड डिस्क में जाना पड़ेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैम का मिस रेशो हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम मान लिया रैम के अंदर कोई डेटा सर्च करते हैं रैम के अंदर, और रैम के अंदर वो डेटा मिल गया, तो वो क्या हो गया, हमारा पास रैम का हिट रेशो हो गया। ठीक है, हिट हो गया वो, उसके अकॉर्डिंग हम हिट रेशो निकालें। अगर नहीं मिला तो उसको हम बोल देते हैं मिस रेशो, या हम बोल देते हैं कि रैम के अंदर जो डेटा होता है वो पेजेस के उसमें होता है। रैम में जो हम ब्लॉक बनाते हैं वो पेजेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो हमारे पास पेज फॉल्ट कहलाता है जब डेटा नहीं मिलता। तो दूसरे क्वेश्चन में यही है कि इंक्रीजिंग द रैम ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज, अगर हम रैम का साइज इंक्रीज कर देते हैं, आपने देखा होगा आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, तो स्लो चल रहा, आप कहें यार स्लो चल रहा तो कैसे करें, तो रैम बढ़ा लो भाई। ठीक है, आपका स्पीड जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो रैम बढ़ाने से क्या होगा, बेसिकली अगर आपके पास मान लिया इतनी बड़ी रैम है, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें मान लिया पेजेस बना रहे हैं, तो इतने पेज बन रहे, 4 पेजेस, अगर साइज आपने बढ़ा दिया मान लिया, तो आपके पास पेजेस भी बढ़ जाएंगे। तो पेजेस बढ़ जाएंगे तो डेटा आप यहाँ पे ज्यादा डेटा रख सकते हो, तो डेटा ज्यादा रख सकते हैं तो जो चीज हमें सर्च करनी उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, यहीं पे मिल जाए वो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पेज फॉल्ट कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूअर पेज फॉल्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं जिसमें पेजिंग होती है, सेगमेंटेशन होते हैं, वहां पे इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हमारे पास एसोसिएटिव उसका ये कैसे था, तो उससे रिलेटेड किस तरह से हम के वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी यूज करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा है हमारे पास एक एसोसिएटिव मेमोरी, तो देखो आप इसको समझ लो पहले थोड़ा सा। हम एसोसिएटिव मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक कैसे मेमोरी है, कैसे मेमोरी में सेट एसोसिएटिव हम यूज करते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक ये ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन में कुछ डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डब्बे हैं एक ट्रेन के अंदर। एक बंदा आता है और वो कहता है कि भाई मैं सीट रिजर्व कर लेता हूँ, तो वो केवल इसी डब्बे में बैठता है। ठीक है, स्पेसिफिक डिब्बे में बैठता है। अब उसके पास चाहे पूरी ट्रेन खाली पड़ी रहे, उसको इसी में ही बैठना है। तो ऐसा तो हम डायरेक्ट में करते हैं कि हमारे पास भाई इसी डब्बे में बैठना है, इसमें मतलब उसे एसी में जाना तो वो एसी में ही जाएगा, चाहे बाकी सारे डब्बे जो है खाली हो, स्लीपर के खाली हो, ठीक है, उनमें नहीं जा रहा, वो 2 एसी के खाली हो उनमें नहीं जा रहा, उसे 1 एसी में जाना, 3 एसी में भी नहीं जाना, फर्स्ट एसी में जाना। फर्स्ट एसी के अगर खाली नहीं होंगे तो क्या होगा, वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, वो नहीं जा पाएगा ना, फर्स्ट एसी के डब्बे नहीं, उसका रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा, वो तो कह रहा मुझे फर्स्ट एसी में जाना। तो डायरेक्ट मैपिंग में यही काम होता था। जब हम अभी आपको बताया 3 तरीके होते हैं कि कैसे की मैपिंग करने के लिए, एक तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट वाला, और एक हम यूज करते हैं एसोसिएटिव वाला। ठीक है, फुली एसोसिएटिव, और एक ये हमारे पास के वे सेट एसोसिएटिव। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले में हमारे पास क्या होता था, एक फिक्स ही सीट पे जाना होता था बंदे को, और जिस पे जाना वो उसी पे जाएगा। ठीक है, तो अगर वो फ्री नहीं है तो उसको जगह नहीं मिलेगी, और उसको रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा उसका, तो वो नहीं जा पाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फुली एसोसिएटिव मैपिंग का मेथड बनाया। इस मेथड में क्या कहा गया कि भाई आप रिजर्वेशन मत करवाओ, आप किसी भी डब्बे में जहां खाली सीट मिले वहीं पहुंच जाए। ठीक है, सारे डब्बे एक जैसे हैं, जहां खाली मिले उसमें पहुंच जाए।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन हो गया भाई, जिसमें चाहो उसमें चले जाओ आप, सही है। इसमें चले गए, मान लिया वो बंदा इस डब्बे में बैठ गया, अब किसी को ढूंढना है इस बंदे को, ठीक है। तो वो क्या सारे डब्बों में घूमता रहेगा, कहाँ है भाई ये बंदा, कहाँ नहीं है। मान लिया कांटेक्ट नहीं है, अगर उसको रिजर्वेशन का पता होता कि भाई रिजर्वेशन करवा रखा है इस बंदे ने, ये इसी डब्बे में मिलेगा, तो सही हो जाता। लेकिन अब उसके लिए तो बैठने वाले के लिए फायदा हो गया कि चलो सारे डब्बे वे हैं एसी के, वो कहीं भी बैठ जाए, पूरी ट्रेन ही एसी है। अब कहीं भी बैठ गया वो, किसी भी डब्बे में बैठ गया, ठीक है। रिजर्वेशन की कोई वो नहीं है, किसी भी डब्बे में बैठ गया। अब मान लिया उसका पक्का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, वेटिंग में, तो बैठ जाओ या किसी में भी, कोई से भी डिब्बे में चढ़ जाओ, अब सीट तो रिजर्व है नहीं, सारी एसी एसी मिल गई है तुझे। अब लेकिन ढूंढने वाले के लिए परेशानी, वो एक एक डब्बे में जाकर उसको ढूंढ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब के वे सेट एसोसिएटिव जो है इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है, वो दोनों प्रॉब्लम वो कह देता है भाई ट्रेन में हम इतने डब्बे जो है ये एसी वाले रखेंगे, ठीक है, जो है ये 1 एसी के डब्बे हैं और ये जो है 2 एसी के डब्बे। अब जो बंदा है उसको बैठना है, मान लिया उसको 1 एसी में जाना था, अब 1 एसी का हमारे पास एक डब्बा नहीं है, अब इतने सारे डब्बे हो गए, तो वो किसी में भी बैठ जाए, उसके पास भी ऑप्शन है भाई, इसमें सीट नहीं मिल रही इसमें मिल जाएगी, इसमें नहीं मिल रही इसमें मिल जाएगी, इसमें नहीं मिल रही इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब ढूंढने वाले के लिए भी ये हो गया कि सारी की सारी ट्रेन में नहीं, उसको केवल आधे हिस्से में इतने में ढूंढना पड़ रहा है। या आपने बना दिया 1 एसी के इतने हैं, 2 ए के इतने, 3 के इतने, फिर ये स्लीपर है, तो उसको ढूंढने का कम जगह में होगी, तो ये दोनों वो करता है हमारे पास, ठीक है। इससे फायदा हो जाता है बैठने वाले का भी, सर्च करने वाले का भी। तो सेम चीज यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज होगी। यहाँ पे हम सेट एसोसिएटिव यूज कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास एक मेमोरी है, कैसे मेमोरी है, तो ये कैसे मेमोरी 4 वे सेट एसोसिएटिव है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इसमें 128 लाइंस है। ये लाइंस क्या है, ये लाइंस का मतलब है ट्रेन के डब्बे, 128 डब्बों की ट्रेन है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मतलब ये लाइन जो होती है फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं। कैसे मेमोरी में ऐसे 128 ब्लॉक है, 0 1 2, ये लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ऐसे ही चलते हुए हमारे पास लाइन नंबर 127, टोटल लाइन 128 विद ए लाइन साइज 64 वर्ड। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे 128 डब्बे, एक डब्बे में 64 सीट लगी हुई है, 64 बंदे बैठ सकते हैं एक डब्बे में, यानी 64 वर्ड आ सकते हैं, मतलब वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, ठीक है, और ये वर्ड 63 तक आ सकते हैं। ये वर्ड 1 यहाँ पे भी रिजर्वेशन करवा सकता है अपना, इसमें भी करवा सकता है, इसमें भी, किसी भी डब्बे में करवा सकता है अगर उसको फर्स्ट एसी में। अब ये हमें देखना कितने डब्बे में वो करवा सकता है, सेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने आगे पढ़ लेते हैं, इसने कहा सीपीयू जनरेटेड 20 बिट एड्रेस ऑफ ए वर्ड इन मेन मेमोरी। सीपीयू जो है 20 वर्ड का, 20 बिट्स का एक एड्रेस जनरेट करता है। तो 20 बिट का एड्रेस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे 20 बिट है, तो ये हमारे पास एड्रेस है 20 बिट का, यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये एड्रेस होता है ये हमारे पास सेट एसोसिएटिव मेमोरी में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट ये वाला पार्ट, दूसरा ये और तीसरा ये। इस वाले पार्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट बोलते हैं, या ये बेसिकली हमारे पास वर्ड के अकॉर्डिंग बताता है। जो हमारे पास वर्ड होता है, वर्ड का साइज ये बताता है। दूसरा होता है सेट के लिए, तीसरा होता है टैग के लिए, ठीक है, और टोटल ये 20 बिट के लिए। तो वर्ड हमारे पास कितने हैं, यानी कितनी सीट है यहाँ पे, तो वर्ड हमारे पास 64 है, 64 वर्ड्स। तो वर्ड, इन 64 वर्ड को स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट चाहिए,
ये हमें देखनी। तो 64 के लिए एक बिट में 2 आते हैं, 2 की पावर कर दो, 2 की पावर 6 कर दिया तो 64 आ गया। ठीक है, तो मतलब अगर आप 6 बिट का यूज करेंगे तो 6 बिट में आप 64 वर्ड को स्टोर कर सकते हो। तो ये 6 बिट का होगा आपका वर्ड फील्ड। वर्ड फील्ड कितना होगा? 6 बिट का। अब सेट फील्ड निकालना। तो अगर सेट फील्ड का हमें पता करना है तो हम सबसे पहले निकालेंगे कितने सेट बनेंगे इसमें, नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस अपॉन कितने वे हैं, के वे जो लगा हुआ है। नंबर ऑफ लाइन है आपके पास यहाँ पे 128 लाइन है। 128 लाइन को आप 4 से भाग कर दो, आपके पास 32 आ गए। यानी 32 सेट आपको बनाने हैं। तो 32 आपके पास सेट होंगे। तो 32 सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी? 2 की पावर 5 बिट लगेंगी, यानी 5 बिट लगेंगी आपके पास। 2 की पावर 5 हो गया तो 5 बिट यहाँ लगेंगी, बाकी बची कितनी? 9 बिट। तो टैग के लिए 9 बिट होंगी। तो यही पूछा है इसने, टैग फील्ड, लाइन फील्ड और वर्ड फील्ड का आपको साइज बताना। तो टैग 9 बिट का हो गया और लाइन हमारी 5 की होगी और वर्ड जो है 6 का हो गया। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मैनी 32 into K RAM chips are needed to provide a memory capacity of 256 KB। ठीक है, कि आपको एक जो है मेमोरी चिप है जिसका साइज है 32K into 1। ये हमारे पास एक रैम चिप का साइज है। ठीक है, तो आपको बेसिकली 256 KB की बनानी है। यहाँ पे K लिखा हुआ है तो इसको भी हम K में कन्वर्ट कर लेते हैं, K into 8 कर लेते हैं, क्योंकि B मतलब बाइट है, कैपिटल B, तो उसको बिट में कन्वर्ट कर लिया। इसमें ये खाली K बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी मेमोरी हमें बनानी है, किससे बनानी? इतने चिप से। तो इसको कितनी चिप लगेंगी ये पता करना, डिवाइड कर दो। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 8 बार कैंसिल हो गया, 8 into 8 64। तो आपके पास 64 चिप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है 105 नंबर का क्वेश्चन, ये अभी जो हमने शुरू में पढ़े थे कि हम किसी भी उसका साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसने कहा कि टोटल साइज ऑफ द एड्रेस स्पेस इन द वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इज लिमिटेड बाय। वर्चुअल मेमोरी का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो हमने पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी के बारे में लास्ट वीडियो में भी। वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे बनती है? सेकेंडरी मेमोरी में। हम वर्चुअली इंक्रीज कर देते हैं साइज जो है मेन मेमोरी का वर्चुअल मेमोरी बनाने के लिए, यानी सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस हम यूज करते हैं एज ए मेन मेमोरी, यानी जो हमारे पास रनिंग प्रोसेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। तो वो मैक्सिमम जितना फ्री स्पेस अवेलेबल होगा सेकेंडरी मेमोरी में उतना ही कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवेलेबल सेकेंडरी स्टोरेज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ इसमें समझ नहीं आया हो, डाउट हो, कमेंट ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और ऐप जो है हमारी एसपी शर्मा क्लासेस ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लेना, सारी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रखते हैं, तब तक के लिए बाय।